हेलो स्टूडेंट, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बायो-सावर्ट नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, जो है धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछली वीडियो में आपने एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीख लिया है और दूसरा धारावाही वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखा है, जो आया था μ0 Ni/2r, मतलब उसका व्यास। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखाया था, याद करने के लिए बोला है कि कोई भी लूप केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा μ0 Ni/4πr × अल्फा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमको याद है। हेडिंग आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है धारावाही वलय के अक्ष पर। कहाँ निकालनी है? अक्ष पर। अभी केंद्र पर निकाला था कि दोनों हेडिंग को आप ये समझ जाओ। अब कहाँ निकाल रहा हूं मैं? अक्ष पर। ध्यान से देखिए, अक्ष होता है केंद्र से गुजरने वाली लाइन। तो केंद्र पर निकाला था तो मैंने वलय को बोर्ड के तल में रखा, ढंग से बिल्कुल गोल बनाया। पर अब अक्ष पर निकालना है तो जैसे इसको आप वलय मान लीजिए और बिल्कुल इस तरीके से रखोगे ताकि आप अक्ष कहीं यहां डिसाइड कर सकें। तो पहली बात तो जो आप वलय मानोगे ना, मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं सुंदर। तो पहली बात तो वलय आपको इस तरीके से माननी होगी। आप मतलब समझ गए होंगे इसका। ऐसा नहीं है कि मुझसे गोल बन नहीं रही है, समझना बात को। जब बोर्ड के तल में बनानी थी, जैसा कि पिछले हेडिंग में आपने देखा, तो मैंने बिल्कुल गोल बनाई और उस मुझे केंद्र पर क्षेत्र निकालना था। अब की बार मुझे क्षेत्र निकालना है अक्ष पर, तो मैंने इसको ऊर्ध्वाधर तल में रखा है। पहली बात तो आप ये समझ जाइए। इस तरीके से मैं इसको डायग्राम ऐसा बनाया है। दोबारा बनाता हूं, देखिए। मुझे जो वलय रखनी है वो बोर्ड के तल के लंबवत रखनी है, इस तरीके से। तो हवा में नहीं बन सकती है ना, मुझे इस तरीके से बनाना होगा। देखो, इस तरीके से, ऐसे। ये तो हो गई वलय। इस वलय की त्रिज्या आप मान लीजिए r, कि माना r त्रिज्या की एक वलय है और इसमें धारा मान लीजिए आप I मान लीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें आप बदलाव कर सकते हो, हल्का सा थोड़ा कट दिखा दो आप चाहो तो, इस तरीके से। जो धारा इससे निकली और इससे प्रवेश करी, यहां धारा प्रबली मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे इससे। ये ठीक रहेगा ना? ठीक है साहब। तो ये r त्रिज्या की हमारी एक वलय है, चित्रानुसार व्यवस्थित है। ये केंद्र हो जाएगा इसका O, और कहीं यहां होगा इसका अक्ष। ये बिल्कुल वलय और इसके बिल्कुल सेंटर में से जो निकल रहा है वो हो जाएगा बच्चों इसका अक्ष। ठीक है ना? और आपको इसके अक्ष पर यहां से कुछ दूरी ले लीजिए आप। मान लो ये दूरी ले लो आप, कितनी? x ले लो, x दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, और यहां पर हमें किसका मान निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो आप ये देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने पहले तो एक वलय मानी, धारावाही वलय। इसका मतलब आपने इसमें क्या प्रभावित कर दी? धारा। कि भैया r त्रिज्या की एक वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें I मान की, कितने मान की? I मान की धारा प्रवाहित हो रही है, और हमें इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है यहां तक? ये लैंग्वेज बोल देंगे। अच्छा, क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? अल्पांश लेने होंगे, अल्पांश। तो एक अल्पांश तो आपने ऊपर मान लिया dl1, और एक अल्पांश आपने कोई नीचे मान लिया, सपोज dl2। और देखो, ये 3D में सोचना है। रिंग इस तरीके से है, समझने का प्रयास करना। एक अल्पांश मैंने ऊपर माना तो इस अल्पांश की पीछे दूरी, और एक नीचे माना तो इन दोनों अल्पांशों की पीछे दूरी इक्वल रही होगी। पहली बात तो दोनों में धारा इक्वल है, एक ही धारा तो बह रही है, और ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। इस दूरी को आप कुछ भी सपोज r मान लीजिए, स्मॉल r। तो इसके कारण P पर क्षेत्र और इसके कारण P पर क्षेत्र बराबर होगा। इसका क्षेत्र मान लो dV1, इसका मान लें dV2। तो dV1 और dV2 कैसे होंगे? बराबर। रही बात दिशाओं की, एक नियम समझना आप। अब तक मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, तो विद्युत क्षेत्र के लिए तो ये कहता था कि वो धक्का देता है
तो अब धक्के के हिसाब से फील्ड की दिशा बना करके घटक तोड़ लिया करते थे। पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, और ना यहां आपका नियम काम कर रहा है। केंद्र पर लगाते हैं तो नियम काम कर जाता, लेकिन इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पर अब यहां नियम भी काम नहीं करेगा। पर आपका एक सदिश रूप आपको याद हो, dv वेक्टर बराबर μ0/4π I/r³ और dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, याद है क्या? मतलब जो dv की दिशा है ना, वो dl और r को मिलाने वाले तल के लंबवत होगी। आपको पता हो, सदिश में इतना पढ़ा होगा आपने, या वेक्टर में आप कहीं ना कहीं पढ़ लोगे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा आती है बच्चों a वेक्टर और b वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत। तो इसमें क्रॉस किसका हुआ है? dl का और r का। तो जो dv की दिशा है ना चुंबकीय क्षेत्र की, वो dl और r वेक्टर को मिलाने वाले तल के लंबवत है। ये बोर्ड dl और r को मिला रहा है, तो इसके लंबवत का मतलब इस तरीके से इसकी दिशा होगी। देखो लंबवत नहीं दिखा सकता, तो इसको मैं देखो ऐसे दिखाऊंगा, और याद रहे बच्चों ये कोण 90 डिग्री का होगा। इसमें थोड़ा अंतर है अब की बात। dl1 का प्रभाव ये dv1 है। अब तक मैं पता हो तो इसका प्रभाव dv1 नीचे बनाता, पर अब इसका प्रभाव ये है, और ये आपस में कैसे हैं? लंबवत। सेम तरीके से इसका प्रभाव कहीं यहां मान लीजिए dv2, और ये भी आपस में कैसे हैं? लंबवत। ये वाली कहानी समझ में आई क्या नहीं आई? मैं देखो ये डायग्राम दोबारा बनाता हूं। डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दोबारा समझते हैं। और फिर तो ऐसी बातें हैं जो आपने बहुत लिखी हैं ऐसी, तो लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखना, दोबारा समझिए। सबसे पहले क्या करना है? एक वलय लेनी है, वलय। तो सवाल ये पैदा हुआ कि वलय को बोर्ड के तल में रखें क्या बोर्ड के लंबवत वाले तल में रखें? तो मैंने सोचा कि लंबवत वाले तल में। केंद्र पर निकालना होता तो बोर्ड के तल में बनाता। अक्ष चाहिएगा ना, तो बोर्ड के लंबवत बनाइए ताकि अक्ष बोर्ड पे आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने एक वलय बनाई है, लोग बड़ी से बनाते समझने के लिए, ढंग से ना बना दबा देखिए। ये हमारी हो गई एक वलय, ठीक है ना? समझ जाएंगे ना कैसे रखी हुई है? यहां कट दे करके इसमें आप करंट दिखा दोगे, ठीक है ना? सपोज करंट यहां से गया, यहां से बाहर निकल गया आई, ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर, और ये हो जाएगा इसका अक्ष, ठीक है साहब? इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और धारा कितनी बड़ी है? आई। ये इसका केंद्र मान लिया हमने O, और हमें इसके अक्ष पर यहां से कुछ दूरी लो आप x, ये बिंदु ले लिया हमने कोई P, यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लैंग्वेज बोल रहा हूं, सुनना। लिखूंगा नहीं के बार, सिर्फ बोलूंगा कि माना r त्रिज्या की एक वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें I मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें वलय के केंद्र O से x दूरी पर स्थित अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है साहब? अल्पांश लेंगे, एक अल्पांश तो ऊपर मान लिया dl1, और एक अल्पांश कहीं नीचे मान लिया dl2। ये अल्पांश जितना P से दूर है, ये अल्पांश भी उतना ही दूर है। इस अल्पांश के कारण P पर छेद, देखो धक्का नहीं देना है, बार बार बोल रहा हूं। इसका इफेक्ट है, देखो बिल्कुल सीधा मत ले जाना, थोड़ा सा ऐसे, अब धक्का समझ जाओगे अदरवाइज। ये है dv1 एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और इसको सीधा मत ले जाना, थोड़ा सा आर का टर्न दे देना। ये नीचे वाले अल्पांश की वजह से है dv2, ये इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? अच्छा, dv1 dv2 एक दिशा में नहीं है, जो जुड़ जाएं, विपरीत भी नहीं है, तो घटक तोड़ते हैं इस स्थिति में। यहां तो आएगा क्षैतिज, और यहां आएगा ऊर्ध्वाधर। सपोज कि ये कोण थीटा है, सपोज
तो नीचे वाला कौन भी थीटा होगा समानता के अधिकार से, क्योंकि जो त्रिभुज ऊपर बन रहा है वैसा ही त्रिभुज कहां बन रहा है, नीचे। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके घटक तोड़ते हैं, सोचो विचार करो। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह 90 का हो चुका है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग 90 रहा होगा। अरे यार सिंपल गणित है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180, तो आप पाओगे कि ये वाला कोण है साहब 90 माइनस थीटा। सेम ये कोण भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये समझ में आया सबको? सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहां से यहां तक 90 डिग्री है, मतलब इसका योग 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ही होगा। और जोड़ के देख लेना 180 बैठेगा। घटक तोड़ूं तो dv1 का ये घटक तो आएगा इधर, कितना dv1 के इधर कोण दिया हुआ है ना cos, और कोण कितना है 90 माइनस थीटा। और जब 90 माइनस थीटा को आप सॉल्व करोगे तो ये घटक आएगा बच्चों कितना इसका, dv1 साइन थीटा। साइन दर है ऊपर का घटक, वैसे तो dv1 साइन 90 माइनस थीटा होगा, जो कि सॉल्व होने के बाद आएगा dv1 cos थीटा। इधर साइन इधर cos। अब तक आपने पढ़ा हो तो इधर cos आया करता था, इधर साइन आया करता था। ये समझ में आ गया ना घटक सबको? ये 90 डिग्री का है ही है, ये मैंने थीटा माना है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो dv1 का नीचे जो घटक आएगा, या ऐसे सोच लो और तरह का बताऊं, ये 90 माइनस थीटा है, यहां से यहां तक टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा रहा होगा। थीटा कौन ऊपर एक तरीके से, तो dv1 cos ऊपर और साइन नीचे। जैसे आपको समझ में आ जाए आप समझ लेना। सेम तरीके से इधर dv2 साइन थीटा और नीचे dv2 cos थीटा। ये चित्र समझ में आया कि नहीं आया? समझो, नहीं देखो आ गया हो तो ठीक, और नहीं आया है तो अब भैया वीडियो वापस चलाइए एक बार और पहले पूरा चित्र समझने का प्रयास करना। लैंग्वेज बोल रहा हूं, क्या लिखेंगे, कोई इतनी जगह नहीं है मैं लिख पाऊं, तो डेरिवेशन काफी लंबा है इसका। कि माना आर त्रिज्या की एक वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम दो अल्पांश परिधि पर dl1 और dl2 की कल्पना करते हैं। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में तो समान, मतलब dv1 बराबर dv2, और दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो क्षैतिज घटक, पहले चलो ऊर्ध्वाधर की बात करता हूं, तो ऊर्ध्वाधर घटक ध्यान से देखो, ऊपर dv1 cos थीटा और नीचे dv2 cos थीटा, और dv1 dv2 बराबर है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में ध्यान से देखो तो जुड़ जाते हैं। अब भैया आपने दो अल्पांश माने तो इधर 2 dv साइन थीटा आ गए, dv1 साइन थीटा dv2 साइन थीटा। कितने अल्पांश मान सकते हो आप इसकी परिधि पर? अनंत। ये जो वलय आपको दिखाई दे रही है, आप इसकी परिधि पर कितने अल्पांश मान सकते हो? अनंत। तो इधर कितने dv साइन थीटा आएंगे? अनंत। अनंत dv साइन थीटा आएंगे। अतः ध्यान से देखना आप, अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B चाहिए ना, वो होगा बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अनंत चीजों को जोड़ने का काम करता है। तो इधर dv साइन इनफाइनाइट आएंगे ना, तो इंटीग्रेशन किसका? dv साइन थीटा का। थीटा ये है, ध्यान से रखना। क्लियर है कहानी यहां तक? अच्छा देखो सुनो, ऐसा करो, आप इस कोण को अल्फा मानो यार, थीटा मत मानो। क्यों? इसका जवाब अभी बस 1 सेकंड में आने वाला है। जितने भी थीटा है ना, सबको आप अल्फा बनाओ। ठीक है ना? देखो ध्यान से, तो ये dv साइन अल्फा आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
समीकरण नंबर 1 मान। क्लियर। अब बात करें डीवी की, तो डीवी क्या चीज है भाई? अल्पांश की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए बायो सावर्ट नियम लगाना होगा। बायो सावर्ट नियम से डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो जनरल फॉर्मूला है। इस कंडीशन में सेट करता हूं सोचना, तो डीवी रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कोई टेंशन नहीं है। धारा आई है, कोई टेंशन नहीं है। अल्पांश से डीएल छोड़ दो, इस कोण की चर्चा करते हैं। एक्चुअल में जो बायो सावर्ट नियम में थीटा होता है, इसलिए मैंने अल्फा लिया था वो, क्योंकि दोनों थीटा हो जाते तो आप कंफ्यूज होते कि मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं। अब आपको अल्फा तो डायग्राम में दिख ही रहा है। थीटा एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? अल्पांश और दूरी के मध्य का कोण। सोचना, अल्पांश और दूरी के मध्य का कोण। अल्पांश परिधि पर है और दूरी स्पर्श रेखा है, और परिधि और स्पर्श रेखा भी लंबवत होती है। त्रिज्या और परिधि भी लंबवत होती है, और परिधि और स्पर्श रेखा भी लंबवत है। तो ये कोण 90 डिग्री आएगा। साइन 90 का मान कितना आ जाएगा? 1 हटा दिया मैंने। अपॉन आर क्या चीज है? अल्पांश से बिंदु की दूरी। अल्पांश से बिंदु की दूरी, इसको मैंने स्मॉल आर ही मान रखा है सपोज, तो ये स्मॉल आर ही रहेगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इसको समीकरण नंबर 1 में जमा दो। अतः समीकरण 1 से जमाइए भाई, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में साइन अल्फा। तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, अपॉन में आर स्क्वायर बाहर और साइन अल्फा बाहर। इंटीग्रेशन में क्या आएगा? डीएल। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अच्छा। और इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू कितनी आएगी? डीएल मतलब परिधि पर लिया है आपने, तो पूरी परिधि यानी कि 2 पाई आर। v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा और इंटू में 2 पाई आर। ये कहानी समझ में आई ना? देखो, पाई ने पाई कैंसिल कर दिया और 2 ने इस 4 को मार दिया 2 बार। सही बात है ना? दो चीज इसमें अननोन है। देखो, म्यू नॉट फिक्स है, आई फिक्स है, अल्फा मैंने माना था। क्या माना था मैंने? अल्फा। तो पहले तो आप अल्फा हटाइए। देखो, ये त्रिज्या भी तो आ रही होगी ऊपर वाली। तो अगर आप इस समकोण त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज, ये वाला पी, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए, चलो इसको नाम दे दो बी, कुछ ही मान लो। तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ए ओ पी, समकोण त्रिभुज एओपी में अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन लाल बटे कक्का से होगा लंब बटे कर्ण। ये कौन है? लंब कितना आएगा? आर, कैपिटल आर, और कर्ण समकोण के सामने कितना आएगा? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर जमाए, तो देखो बी कितना निकल के आया, देखना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, तो मुझे दिख ही रहा है, म्यू नॉट आई आर। साइन अल्फा का मान कैपिटल आर बटे स्मॉल आर आएगा, तो क्या कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया, और नीचे दिख रहा है मुझे 2 स्मॉल आर स्क्वायर, और एक आर और आएगा तो 2r क्यू हो गया। यहां तक खेल समझ में आया कि नहीं आया? समझो ध्यान से। जब आपने चित्र बनाया तो आपने देखा था कि यार ऊर्ध्वाधर घटक तो कट रहे और क्षैतिज घटक जुड़ रहे हैं। कितने क्षैतिज घटक आए थे? उधर 2। अनंत अल्पांश हो जाएंगे तो कितने आएंगे? अनंत। तो इधर डीवी साइन अनंत आए, डीवी साइन अनंत आए, तो मैंने कुल निकालने के लिए एक डीवी साइन का समाकलन कर दिया। डीवी मैंने बायो सावर्ट नियम से लिख दिया, उसको 90 मान के हटा दिया, ये वाला मान ऊपर जमाया, डीएल छोड़ के सब बाहर निकाल लिया। डीएल का मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, 2 पाई आर जमाया, साइन हटा दिया। अब इसमें एक चीज अननोन है, केवल स्मॉल आर। केवल क्या अननोन है बच्चों? स्मॉल आर। और स्मॉल आर हट जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये तो हमें चाहिए एक तरीके से। तो आप इस समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय की बात करो।
समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहती है? देखो स्पेस नहीं है, मैं यहां लिखूंगा साइड में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें? स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर क्यू निकालना है, आर क्यू। तो पहले भैया आर तो निकाल यहां से, तो आर कितना आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और आर क्यू कितना आएगा यहां से? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नहीं समझ में आया? एक तो मुझे थीटा हटाना था, थीटा साइन के साथ में था तो मैंने समकोण त्रिभुज में साइन लगा दिया। अब मुझे क्या हटाना है बच्चों? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर मैंने देखा डिस्टेंस है यार, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दी मैंने। आर क्यू का मान उसमें जमा दीजिए, तो जो बी निकल करके आएगा ना, बी, उसका सूत्र क्या होगा? पढ़ लो। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, पहले आर लिख दे रहे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छे से रट जाना चाहिए। जैसे कल आपने 2 सूत्र याद किए थे ना। पहला, धारावाही वलय के केंद्र पर कितना आया था? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एक मैंने याद करवाया था कल आपको कि कोई धारावाही लूप अगर केंद्र पर अल्फा कोण बनाए तो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नॉट आई बटे 4πr इंटू अल्फा। याद कराए थे ना? उसी लिस्ट में तीसरा सूत्र लिख दो बोर्ड पर, अपनी दीवार पर भाई, दीवार पर पन्ना चिपका देना। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक बार नोट करो, फिर इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। काफी अच्छी हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है भाई ना। अब अपने पेन कॉपी निकालो, आप समझ में आ गया होगा भाई ना। और एक बार मैं जब लिखाऊंगा इसको तो साथ में समझाता रहूंगा। हेडिंग लगाएं आप। अनुप्रयोग कल पहला पढ़ चुके थे, पर दूसरा लिख दो उसमें। अनुप्रयोग में दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही, हेडिंग डालिए बच्चों, धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इस हेडिंग में पूरा खेल इस डायग्राम का है। जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ गया उसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, डायग्राम गलत बन गया तो चक्कर पड़ जाएंगे। धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ। चलो चलो डायग्राम बनाओ। मैं बोलता हूं कैसे कैसे डायग्राम बनाना है ना। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको देखो, ये रिंग बनाइए। रिंग पहले तो पेंसिल से बनाना, फिर कट लगा के उसमें करंट का दिखा देना ऐसे, ठीक है ना। अगर इसमें n फेरे होते तो n से गुना और हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। अगर इसमें n फेरे होंगे तो म्यू नॉट n और आ जाएगा, है ना। वो लास्ट में लिखा दूंगा इस चीज को। आप रिंग बना लीजिए पहले तो, फिर उसमें अक्ष दिखा दो। बनाओ बनाओ, चलो। त्रिज्या बना दो कैपिटल R और ये दूरी स्मॉल x। 2 बिंदु टिक कर दो, इनको मिला करके स्मॉल r लिख दो। धीरे धीरे ढांचा बनाना, तब मजा आएगा। रिंग बनाओ, अक्ष बनाओ, दूरी x दिखाओ, कैपिटल R दिखाओ, बिंदु P दिखाओ और A और B को उससे मिला दो। सही है यहां तक? अच्छा, अब विशेष इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि DL1 का प्रभाव तो को सीधा मत ले जाना, ताकि आप इसका समझ जाओ, इसलिए थोड़ा स्टर दे करके। DL1 का ऊपर DB1, DL2 का नीचे DB2, और ये कौन? दोनों 90 डिग्री के। अल्फा मान लो, घटक घटक तोड़ के पूरा डायग्राम बनाओ। चलो पूरा खेल इस डायग्राम का है। साइड में हो जाता हूं मैं, आराम से बिल्कुल सुंदर डायग्राम बनाओ।
ठीक है। डायग्राम के बाद डायग्राम बना लो, स्क्रीन पॉज कर लो, चलो है ना। डायग्राम बन गया हो तो अब आगे लिखना स्टार्ट करो। चलो लिखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या माना कैपिटल आर त्रिज्या की वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है। वही लैंग्वेज है जो पुरानी हेडिंग में आपने कल लिखी थी। माना कैपिटल आर त्रिज्या की वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना कैपिटल आर त्रिज्या की वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। हमें वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना कैपिटल आर त्रिज्या की वलय चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसमें आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है। लाइन चेंज करके नई लाइन से लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम वलय पर अल्पांश dl1 और dl2 की कल्पना करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम वलय पर अल्पांश dl1 तथा dl2 की कल्पना करते हैं इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान परिमाण व दिशाओं में चित्रानुसार होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम वलय पर अल्पांश dl1 व dl2 की कल्पना करते हैं। इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होगा। लिख लिए? आगे लिखो। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशाओं में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं। जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशाओं में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार वलय को अल्पांशों में बांट दिया जाए, इसी प्रकार वलय को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लिख लिया इतना। अब उससे बोर्ड से देख के लिखिए भाई। B इज इक्वल टू समाकलन में dV साइन अल्फा, ये वाला परिणामी चुंबकीय क्षेत्र V इज इक्वल टू समाकलन dV साइन अल्फा। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको। लैंग्वेज वगैरह कोई खास टफ नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया। चर्चा करनी है dV पर, और dV है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो-सावर्ट नियम देखो, बायो-सावर्ट नियम से मैंने कहा था भाई ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, और इसी से हमने बायो-सावर्ट नियम पढ़ा था। समीकरण नंबर 1 के बाद लिखिए आप, बायो-सावर्ट नियम से dV बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और साइन को 1 मान के मैंने हटा दिया, और दूसरा स्टेप भी लिख लो इसका। ठीक है, भाई बायो-सावर्ट नियम से ये आपने लिख लिया, साइन को 1 मान के हटा दिया। फिर देखो समीकरण नंबर 1 से, मतलब ये वाला मान dV का समीकरण नंबर 1 में जमा दीजिए। अब जो मान आया है dV का खुद करके देखो, बड़ा मजा आएगा। समीकरण नंबर 1 में जमा दिया, dl के अलावा सबको बाहर निकाल लो, करो चलो, dl के अलावा सबको बाहर निकाल लो, और जो समाकलन dl है अगले स्टेप में उसका मान 2πr जमा दो। परिधि
जो कट पिट रहा है वो काट पीट दिया। अब आपको इस सूत्र में से दो चीजों को भगाना है भाई। एक तो अल्फा को जो साइन अल्फा की फॉर्मेट में है, और एक भगाना है आपको स्मॉल आर को, डिस्टेंस को, इस साइन अल्फा को और इस आर को। तो पहले साइन अल्फा लगा दिया, ऊपर त्रिभुज या नीचे कोई सी भी लगा दे, कोई टेंशन ना है। लिख लो समकोण त्रिभुज एओपी में साइन अल्फा निकाल लिया। साइन अल्फा का मान जमाऊंगा तो ये वाला वैल्यू बन जाएगी। आप करके देखें, करो करो। साइन अल्फा लगा दिया पहले तो, अब फिर स्मॉल आर बच गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई मैंने। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आर स्क्वायर फिर आर क्यू और आर क्यू पुट कर दो, आंसर खत्म। समझ में आया? अच्छे से याद हो जाना चाहिए भाई, यहां तक नोट कर लो। पहले उधर से लिखना है लास्ट तक, और फिर ये कोई पीछे रह गया हो तो स्क्रीन पॉज करके बढ़िया ढंग से लिख लो आराम से। ठीक है भाई? सबने लिख लिया? ये अक्ष पर था, और अगर फेरे एन हो जाएं, कितने फेरे हों बच्चों इसमें, अगर एन है तो ये सूत्र सबको रटा होना चाहिए भाई। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, मतलब एन से गुणा और कर दिया, बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। स्टार लगा करके इस सूत्र को और लिख दो। स्टार लगा लिखो, यदि वलय में कैपिटल एन फेरे हों, यदि वलय में कितने फेरे हों भाई, कैपिटल एन, यदि वलय में कैपिटल एन फेरे हों तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 लिख लो भाई। और ये दीवार पे लिख देना, मतलब पता है मिनट का मान आप जानते हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कैपिटल एन कुल फेरे हैं, आई बहने वाली धारा है, कैपिटल आर उस वलय की त्रिज्या है, और एक्स केंद्र से जो अक्ष पर वो बिंदु है ना उसकी दूरी है। क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, चलो देखें, इतना हो गया ये हेडिंग, तो इसको जरा आगे बढ़ाया जाए। देखो देखिए, इसको भी साफ कर दें। इसमें दो स्थिति है, स्थिति पूछे तो लिखनी है, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना। स्थिति नंबर 1, पहली स्थिति है x बराबर प्लस माइनस r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र। ये काम आएगी आगे, इसलिए मैंने थोड़ा लिखने का प्रयास किया कि अगर दूरी त्रिज्या से आधी हो या त्रिज्या से आधी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैं जानना चाह रहा हूं। तो इसमें क्या है, नॉर्मल सूत्र क्या कहता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप इसमें स्मॉल एक्स बराबर प्लस माइनस जो भी है r/2 रखना, क्या आता है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x की जगह आप r/2 जमाओगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो यह आएगा बच्चों r स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2। सही है? तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2
देखो आर स्क्वायर में अगर मैं आर स्क्वायर बटे 4 जोड़ता हूं लघुत्तम लेकर के, तो 4 लघुत्तम आएगा, 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 5 आर स्क्वायर। कोष्टक की जो वैल्यू है ना वो आएगी 5 आर स्क्वायर बटे 4, 5 आर स्क्वायर बटे 4। पावर कितनी है 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब, तो यही आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4 कितना आया 5 आर स्क्वायर बटे 4 की पावर 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 का मतलब एक बार तो पूरा 5 आर स्क्वायर बटे 4 और एक बार घात आदि, तभी तो 1.5 होगा, और घात आदि का मतलब अंडर रूट, अंडर रूट में 5, आर स्क्वायर का आर और 4 का 2, कुछ कुछ कटा, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ कटा। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर मारा, देखो आप इसको ऐसे लिखो v = देखो केंद्र का मुझे दिख रहा है, केंद्र का कितना आता है μ0 ni, ऊपर दिख गया, और नीचे से 2r को मैं अलग लिख रहा हूं, 2r अलग कर लिया, तो नीचे क्या बचा 5 √5 बटे 8, उल्टा कर दो इसको, 8 बटे 5√5। जब आप इस पूरी संख्या को हल करोगे बच्चों, तो ये संख्या हल क्या आएगी 0.732, और ये b केंद्र है। ये याद रखना, जो x/2 पर जो क्षेत्र आता है ना, ये काम आएगा ऐसे ही, या कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन करके पूछ ले आपसे कि भाई इतनी दूरी पर क्षेत्र कैसा होगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी x की वैल्यू होगी वो इसमें आप पुट कर देना। तो जो x बराबर r/2 पर जो क्षेत्र आया है ना, वो केंद्र के क्षेत्र का 0.732 गुना है। मेरी बात समझना, x/2 पर जो क्षेत्र, r/2 पर जो क्षेत्र आया है वो केंद्र का 0.732 गुना है। और देखो अगर ये पॉइंट घटते 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 सेंटर पर ही आ जाए, अगर ये पॉइंट P घटते 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 सेंटर पर ही आ जाए, तो क्या x की वैल्यू 0 होगी? अगर मैं दूसरी स्थिति लिखना चाहूं, स्थिति नंबर सेकंड, x बराबर 0 कहने का मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो भाई साहब केंद्र पर निकालना है। हमें चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालना है? केंद्र पर। और केंद्र पर कैसे निकलेगा? जब ये पॉइंट P घटते घटते केंद्र पहुंच जाए, तो x का मान कितना आ जाए 0। और आप जरा इसमें x का मान 0 जमा के तो देखो कितना आ रहा है, डायरेक्ट करेंगे 0 जमा रहा हूं, 0 x का मान। ऊपर तो लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा यार, b = μ0 ni/r² अपॉन 2। x का मान 0 जमाए तो r² की पावर बचेगा 3/2, r² की पावर 3/2। तो r की 2 पावर रह गई, पहले तो स्क्वायर और फिर 3/2, तो 2 का 3/2 से गुणा करूंगा तो r³ बचेगा, और r² से r³ r बार कट जाएगा, कितना आएगा μ0 ni/2r। याद करो कल केंद्र पर यही तो फील्ड आया था, जो आपने केंद्र पर क्षेत्र निकाला था कल वाली हेडिंग में, वो यही तो आया था। तो इस तरीके से आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। इन दोनों स्थितियों को नोट कर लो, दोनों स्थिति नोट कर लो भाई। पहली स्थिति लिख लेना, बोर्ड से फटाफट रफ्तार में लिख दो, कोई खास समझाने लायक इसमें नहीं है। कहीं भी पूछ ले मैंने r/2 पर क्यों पूछा है, इसका मैं आगे यूज करूंगा हेल्महोल्ट्ज कुंडली नाम की हेडिंग में, वहां समझाएंगे। छोड़ो इस मैटर को, आप तो स्थिति नंबर 1 लिख लीजिए और स्थिति नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूं भाई मैं ना। पूरी कहानी इस डायग्राम की थी। जिस बच्चे को एक चित्र समझ में आ गया होगा उसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। दोनों स्थिति लिख लो। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ बनाना है मुझे चुंबकीय क्षेत्र के
अक्ष पर, अरे चुंबक क्षेत्र के अक्ष पर नहीं, देख, धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन, ठीक है, बना लो इसको, हेडिंग डाल लो। इसका ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, ध्यान रखना। देखो ग्राफ देखना इसको ढंग से, ये बाह्य अक्ष है, तो इस पे तो मैंने लिया है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, ये केंद्र है, और यहां हमने लिए दूरी, अक्ष पर दूरी, या चाहूं तो इसको अक्षीय दूरी करके बोल दूं, जिसे आप x नाम दे रहे थे, याद है ना। तो भैया देखो यहां केंद्र पे मैक्सिमम क्षेत्र आता है, याद रखना, जो वलय होती है इसमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर होता है, यह है बी केंद्र, है ना। और फिर देखो फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, यह एक सरल रेखा से आएगी और फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये जो सरल रेखा आई है ये आएगी बच्चों x बराबर प्लस r/2 पर। कहाँ आएगी प्लस, पहले ग्राफ इस तरीके से था, फिर एक सरल रेखा की आकृति लेगा थोड़ी देर के लिए और फिर ऐसे घूम जाएगा। एग्जैक्ट ग्राफ सरल रेखा इस जगह पर होगा, बिल्कुल सीधी रेखा। ऐसा ही ग्राफ कुछ इस साइड अनंत में टच करेगा, याद रखना, और ऐसा ही ग्राफ कुछ इस साइड में बनेगा, सरल रेखा टाइप में, फिर ऐसे घूम जाएगा। ये जो सरल रेखा आई है ये आई है बच्चों x बराबर -r/2 पर। दो पॉइंट, इसको चाहो तो P1 पॉइंट नंबर 1, और इसको, ये ग्राफ है, वैसे ग्राफ समझ में आएगा नहीं, पहले देखिए आप, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है एक नंबर का कि धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ बनाइए। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाना है, ये केंद्र है, यहां पर जो क्षेत्र है x बराबर r/2 पर, एक तरीके से ये केंद्र का 0.732 गुना हो गया होगा, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। P1 और P2 जो पॉइंट हैं इन्हें कहते हैं बच्चों नति परिवर्तन बिंदु, पति परिवर्तन नहीं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। किस किस को, P1 को और P2 को। पहली बात तो नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं, अगर इनके बारे में चर्चा करनी पड़ जाए, थोड़ा सा मैंने ग्राफ के यहीं लिख लेना समझने के लिए। ऐसे बिंदु, ऐसे बिंदु जहां ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा है। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन नियत हो जाएगा। अरे परिवर्तन नियत होगा तभी तो ग्राफ सीधी रेखा आएगा। नति परिवर्तन बिंदु के बारे में दो चार बात लिखा रहा हूं। ऐसे बिंदु जहां पर ग्राफ सीधी रेखा होगा, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन dV/dx नियत आएगा। और अगर इसका दोबारा अवकलन कर दें और कांस्टेंट का अवकलन कितना आता है, 0। यह कहानी समझ में आई कि नहीं आई? याद रखना, ये नति परिवर्तन बिंदु हैं और इनके बारे में दो तीन बातें आप याद रखना, ठीक है। तो पहला ग्राफ बनाइए, सबसे पहले चलो ग्राफ बनाओ चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ किस तरीके से बदल रहा है उसका ये ग्राफ है। बनाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आज, है ना।
ठीक है भाई, यहां तक अपना आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। देखिए ये सब समझ में आ गया होगा, थ्योरी को कल आगे बढ़ाएंगे। इससे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, से क्वेश्चन आना कंफर्म है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना। इधर साफ करता हूं पहले ना, बना लो, और किसी ने नहीं बनाया हो तो वो। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था, एग्जाम्पल नंबर 7.3 के बच्चों। काफी सारे लोगों ने इसका कमेंट भी किया था, और कुछ हरामखोर हैं जिनके लिए मुझे कराने पड़ते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7.3, नीचे दिए गए चित्र में P बिंदु पर चुंबकीय दिशा क्रॉस व डॉट के रूप में लिखिए। ऐसा अर्धवृत्त बना हुआ है, याद रखना। करंट इस तरीके से जा रहा है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। यहां एक पॉइंट P है, और दूसरा करंट कहां आ रहा है, नीचे, और यहां एक पॉइंट P है। ऐसा मत समझना कि आंसर डॉट दिया हुआ है उसने, ना ना ना, ये तो उसने बिंदु दर्शाया है। तो देखो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहली आकृति में या पहले चित्र में मुझे 3 शेप नजर आएंगी। स्टार का इफेक्ट 0 होगा, बिंदु सीध में है, और स्टार का इफेक्ट भी 0 होगा। जो भी इफेक्ट होगा इस लूप का होगा। इस लूप में धारा वृत्त में बह रही है, तो उंगली मुड़ेंगी धारा में, अंगूठा जा रहा है अंदर, मतलब पहले वाले में जो आंसर आएगा P पर, वो कैसा आएगा, क्रॉस। और क्रॉस करके लिखना, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। बात करें इसकी, तो अंगूठा सीधी जा रहा है ना, अंगूठा होगा धारा दिशा में, इधर तो उंगली मुड़ रही है अंदर, मुझे इधर नहीं चाहिए, तो इधर तो क्रॉस है, इधर कैसा आ जाएगा, डॉट। खेल खत्म। बहुत सरल तरीका है, अप्लाई करके देखना भाई। पन्ने पर बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद बनाना, कहीं भी तार, किधर भी बिंदु, तार के एक और डॉट आएगा, दूसरी ओर क्रॉस आएगा, तार के सीध में कोई बिंदु है तो वहां आंसर 0 आएगा। क्लियर है, नोट कर लेना सब। इसके बाद भाई बुक में मिस्टेक है, पेज नंबर 146 पर वापस से एग्जाम्पल नंबर 7.3 दिया हुआ है। फिर देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 7.3, 2 बार हो गया, 7.4 का लेना, इसको देख लेना अपने हिसाब से। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मैं इसको साफ करके यहां लिखता हूं ना, देखिए भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, एग्जाम्पल नंबर 7.3, पेज नंबर 146। आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो बच्चों ये आएगा 10 की घात -1 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की घात -2 से, तो 10 में एक तरीके से घात प्लस में 1 है, और -2 और आएंगी, तो कुल मिलाकर के माइनस का 1 मीटर बच जाएगा। 100 कसकर लपेटे गए फेरे, एन की वैल्यू कितनी है, 100। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान है 1 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र का क्या परिमाण होगा, BO मुझे निकालना है। तो भाई कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र BO कितना आएगा, μ0 है, रट लो, Ni/2R। सूत्र तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दो। μ0 है 4 पाई × 10⁻⁻7। फेरे कितने हैं, 100। धारा कितनी है, 1, और 2R कितना है, 10 की घात -1। तो BO = देखो ध्यान से, 2 पाई, ये कट जाएगा 2 बार, पाई का मान 3.14, डबल करेंगे 6.28 गुणा 10 की घात, -1 ऊपर गया, प्लस का 1, और 2 0 यानी 3, और -4 टकला। केंद्र पर जो आंसर आएगा वो आएगा 6.28 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। समझ में आया सबको?
बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो चाहे स्क्रीन पॉज करके लिख लो, चाहे और इंतजार कर लो, फिर एक साथ नोट कर लेना। 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस, जितने भी क्वेश्चन हैं। 7.3 सबको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने घर पर कर भी लिया हो, है ना, बहुत अच्छी बात है भाई जिन्होंने कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है बड़े बड़े परेशानी वाला विषय है उनके लिए। 7.4 पेज नंबर 147 पर देखिए भैया। 7.4 बोल रहा है कि हीलियम का एक नाविक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 0.8 मीटर। इजी भाषा में कहूं तो 8 गुना 10⁻⁻1 मीटर, और चक्कर पूरा कर रहा है 2 सेकंड में। आवर्त काल दिया हुआ है एक तरीके से 2 सेकंड। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, वही ध्यान से देखो। ऐसा सोचो आप कि ये कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जब हीलियम का नाभिक का मतलब चार्ज 2 ही होगा, और वो चक्कर लगाएगा तो वह धारावाही लूप की भांति काम करेगा कि नहीं करेगा। और आपको इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, BO निकालना है। केंद्र का सूत्र वही μ0 Ni/2r। तो भैया μ0 कितना है, 4 पाई × 10⁻⁻⁷। फेरा तो एक ही है। रही बात धारा की, तो I बराबर Q/T लिख सकते हो आप। और आवेश कितना है, 2e। हीलियम का नाभिक बोला है इसने, और 2r कितना है, r 8 गुना 10⁻⁻1। Q/T, और T नीचे 2 आएगा। 2 दूनी 4 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16.2 बार कैंसिल आउट। तो BO क्या बच गया, 2 से गुना करूंगा तो 0.4 आएगा। पाई का मान 3.14 गुना 0.4 गुणा 10⁻, देखो -1 से -1 कट गया, कितना बच गया, -19। और BO कितना आएगा, 16 के 6 हासिल 1 4 1 5 4 3 12, सही है क्या, × 10⁻⁻19 टकला। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, देख क्या यही आंसर है क्या। इसमें आंसर बिल्कुल 12.56 के टर्म में दिया हुआ है, तो पावर -26। क्या बात, सॉरी ये -7 था भाई, तो ये माइनस के 6 बची होंगी। और 19 और 6 25, और एक सही है भाई, हमारे साथ 25 है, और इसको 12 पॉइंट कर देंगे तो -26 हो जाएगा। सही बात, क्लियर है, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन भले और देख लो। देखो, एक क्या 2 क्वेश्चन देख सकते हैं भले अपन। देखो एग्जाम्पल नंबर 7.5 भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.5 सुनो ध्यान से। चित्र में प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। देखो एक डायग्राम बना रखा है इसने बढ़िया सा। यहां इसने नाम लिखा है P, यहां नाम लिखा है Q, यहां लिया है M, ये त्रिज्या स्मॉल r है, ये O है, ये R है, ये S है, और इसमें धारा बह रही है I। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन है कि O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। जो पॉइंट दिख रहा है आपको O, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। ध्यान से देखना, लॉजिकली करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको इस चित्र में 3 शेप नजर आनी चाहिए, 3 आकृति। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, सिर्फ कैलकुलेशन थी, केवल एक ही सूत्र है, इस सूत्र मान जमाते जाओ अपने आप आंसर आ जाएंगे। इसमें तो भी थोड़ा सा लॉजिक इसने I बराबर Q/T का लगवा लिया है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको सोचना थोड़ा ध्यान से आप ना। देखो भैया 3 तरह की आकृति नजर आएंगी साहब। एक तो तार PQ नजर आ रहा है, डैश डैश का मतलब बच्चों अनंत लंबाई का है। उधर अनंत लंबाई नहीं है, नीचे अनंत लंबाई खाली, मतलब अनंत लंबाई के एक सिरे पर पूछ रहा है ये।
तार के दोनों ओर डैश लगा होता, मतलब दोनों ओर अनंत लंबाई का होता। छोड़ो वो बात, हम तार कल के हेडिंग पढ़ेंगे, खूब डीपली पढ़ेंगे। एक तो ये तार हो गया और एक ये तार हो गया, दो तो मुझे तार दिख गई, तार PQ और तार RS, और एक मुझे लूप नजर आ रहा है, कौन सा? लूप QMR, लूप QMR। तो चुंबकीय क्षेत्र चूंकि सदिश राशि है, तो जो O पर कुल चुंबक क्षेत्र है वो इन तीनों के सदिश योग के बराबर आएगा। एक तो B PQ की वजह से, एक V QMR की वजह से, और एक B RS की वजह से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखिए, इस चित्र में आपको 3 शेप नजर आ रही हैं, 2 तो तार नजर आ रहे हैं और एक लूप नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर 3 चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, 2 तो तारों की वजह से और एक लूप की वजह से। अच्छा, सोचो, ये PQ तार अनंत लंबाई का है, एक सिरे पर पूछ रहा है, RS भी अनंत लंबाई का है, इसके भी एक सिरे पर पूछ रहा है, दोनों में एक ही धारा बह रही है, तार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो BPQ और BRS परिमाण में तो बराबर होंगी, पर दिशाएं देखो, अगर पहले तार, वो इस तार का इफेक्ट यहां 0 नहीं होगा क्या? ये बिंदु इस तार की सीध में आ रहा है क्या? नहीं। अभी जो क्वेश्चन किए थे मैंने, अब तक ऐसे जो क्वेश्चन किए हैं उनमें बिंदु तार की सीध में आता, ये तार घूम करके ऐसा होता तो इसका इफेक्ट 0 आता। अब इसका इफेक्ट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और उसकी दिशा चूंकि बिंदु तार के इधर है, अंगूठा धारा में क्रॉस में होगी। कैसी होगी? क्रॉस में। और इस तार की वजह से इधर क्रॉस है, इधर कैसा होगा? डॉट। अब एक बात ध्यान सुनना कि चूंकि BPQ तथा BRS समान परिमाण के हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? परिमाण समान क्यों है? क्योंकि दोनों ही तार हैं और दोनों ही तार अनंत लंबाई के, और एक सिरे पे पूछ रहा है। दोनों जो तार हैं वो अनंत लंबाई के हैं और उनके एक सिरे पर फील्ड पूछ रहा है। तो BPQ और BRS समान परिमाण के हैं तथा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ये समझ में आया ना? हाथ लगाओ अपना करके देखो, इसका क्रॉस है तो इसका कैसा है? डॉट। अतः और जब दो चीज समान परिमाण विपरीत दिशा में हो तो कट जाएंगी, ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, ये आपस में निरस्त हो जाएंगे। अब तक के सवालों में तो तार का रोल हुआ ही नहीं करता था, इसलिए लूप का बचता था, पर अब की बार है फिर भी लूप का बचेगा, क्योंकि ये तार इस तार के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो नेट जो BO बचेगा वो बचेगा BQMR की वजह से, और इसका भी कितना आएगा लगा लो। ये लूप अपने केंद्र पे पाई कौन बना रहा है? μ0 Ni/4πr, त्रिज्या स्मॉल r है, 4πr। अल्फा कितना है? पाई ने पाई को मार दिया, और जो फील्ड होगा मेरे हिसाब से डॉट होगा। ये आपका आंसर। फिर अगर एक जमा दोगे तो आंसर आ जाएगा μ0 I/4r, और वो भी कैसा? डॉट। क्लियर? एकदम बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए। चलो, काफी वीडियो हो गई है ना, ऐसा करना, सुनो होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 7.6 करके जरूर देखना है, मजा आएगा क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 7.6 आज का होमवर्क है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हो जाएगा तो अगली वीडियो में नहीं कराएंगे, और नहीं होगा तो भैया अगली वीडियो में इसको ले लेंगे। ठीक है बच्चों? अब यहीं तक। अब आप ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करके जो भी लिख रहा है इस सब को लिख लो। ठीक है? थैंक यू।